केस में पंजाबी सिंगर अफसाना खान को समन भेजा है। अफसाना खान को दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया है। हाल ही में हुई रेड के समय अफसाना खान एनआईए के रडार पर आई थी और अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अफसाना खान जो कि सिद्धू मूसेवाला की मुंहबोली बहन थी और अब सिद्धू मूसेवाला की मौत के कनेक्शन मामले में कुछ तथ्य, कुछ दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे, जिसके बाद कल पूछताछ हुई थी अफसाना खान से। आज भी पूछताछ हो सकती है। इससे पहले हमने देखा था कि इमोशनल पोस्ट भी अफसाना खान ने लिखा था राखी के मौके पर सिद्धू मूसेवाला को लेकर। मंगलवार को भी एनआईए ने अफसाना खान से करीब 5 घंटे पूछताछ की थी। इन्हें पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज एनआईए दोबारा पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धू मूसेवाला की मुंहबोली बहन और पंजाबी सिंगर अफसाना खान के तार बमबिया गैंग से जुड़े पाए गए थे, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अफसाना खान से पूछताछ की। उनसे दर्जनों सवाल पूछे गए, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अफसाना खान ने नहीं दिए। यही वजह है कि एनआईए उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। अफसाना खान सिद्धू मूसेवाला को अपना भाई मानती थी और दोनों काफी करीब थे। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम ने अफसाना खान से सिद्धू मूसेवाला केस में शामिल गैंगस्टरों से जुड़ी जानकारी हासिल की है। एनआईए की टीम को शक है कि सिद्धू की हत्या में अफसाना खान की भूमिका हो सकती है। एनआईए अब इसकी जांच करेगी कि आखिर लॉरेंस गैंग की रडार पर सिद्धू क्यों था, क्यों बार बार उसका नाम बमबिया गैंग के साथ जोड़ा जा रहा था। इसको लेकर भी एनआईए अफसाना खान से पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाबी सिंगर अफसाना खान को एक समन मानसा पुलिस ने भी दिया था। उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन अफसाना खान ने उस वक्त कहीं बाहर होने का हवाला दिया था। अफसाना खान सिद्धू मूसेवाला के साथ कई शोज कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, भाई का फर्ज निभाते हुए सिद्धू मूसेवाला भी अफसाना खान की शादी में शामिल हुए थे। सिद्धू ने शादी में खूब मस्ती भी की थी। अफसाना खान सिद्धू मूसेवाला के साथ कई पंजाबी हिट गानों में नजर आई थी। सिद्धू मूसेवाला की मुंहबोली बहन अफसाना खान राखी के मौके पर इमोशनल हो गई थी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मूसेवाला की कई तस्वीरें शेयर की। इसके अलावा मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए कई बार लोगों से कैंडल मार्च की भी अपील कर चुकी हैं। करीब 2 घंटे तक व्हाट्सएप का सर्वर ठप रहने की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में इसकी सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मैसेज भेजने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर बाद मेटा ने भी इसकी पुष्टि की कि व्हाट्सएप डाउन है और जल्द ही इसकी सेवा शुरू कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पटाखे जलाते हुए एक बच्चे के मुंह के पास ही धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि बच्चे का पूरा चेहरा जल गया। वहां से आए वीडियो में एक बच्चा पटाखे को जलाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन वो पटाखा जलने के बजाय अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। परिवार वालों ने बताया कि इस हादसे में बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। 8 महीने से जारी जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके एक साथ मारे गए हों। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना को खबर लगी कि खैरसोन में कई चेचन लड़ाके एक बिल्डिंग में छिपे हैं, जिसके बाद उसकी सेना की कई मिसाइलें चेचन लड़ाकों का काल बनकर निशाने की तरफ उड़ गईं। और जैसे ही मिसाइलें उस बिल्डिंग से टकराईं जिसमें कादिरव के लड़ाके मौजूद थे, वहां जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन के मिसाइल हमले ने कादिरव के जवानों को कुछ सोचने तक का मौका नहीं दिया। पलक झपकते ही कई चेचन लड़ाकों की मौत हो गई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में कादिरव के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जबकि बहुत बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके घायल भी हुए। और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई लड़ाके दिखाई दिए। वो पूरी तरह धूल से सने हुए थे। कई चेचन लड़ाके तो बुरी तरह जख्मी दिखे। उनमें कई के चेहरे और सिर से खून निकलता नजर आया। और कई चेचन लड़ाके तो ऐसे दिखे मानो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। मौत का खौफ उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया। अब तक ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूटने वाले कादिरव के लड़ाके अपने साथियों की मौत से डरे हुए नजर आए, जो पिछले 8 महीनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रहे हैं। जंग शुरू होते ही कादिरव ने अपने बेरहम जवानों को यूक्रेन रवाना कर दिया था, ताकि रूसी सेना के साथ मिलकर वो आसानी से पुतिन को जीत दिला सकें। और उन्होंने ऐसा किया भी। मारियोपोल और खार्किव समेत कई शहर उनके भीषण हमलों से कराहने लगे थे। चेचन लड़ाके यूक्रेन में खौफ का दूसरा नाम बन गए थे। ऐसा कहा जाने लगा था कि जिस शहर की ओर वो रुख करेंगे, उसे पुतिन के हाथों में जाने से कोई रोक नहीं सकता।
और माना जा रहा है कि इसी वजह से कादिरव ने बड़ी संख्या में चेचन लड़ाकों को खैरसोन भेज दिया, क्योंकि करीब 1 महीने से खैरसोन में ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन की सेना को बेहाल कर रखा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को अपने ताबड़तोड़ हमलों से पस्त कर दिया है। खास बात यह कि खैरसोन ही यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस ने जंग शुरू होने के बाद सबसे पहले कब्जा किया था। लेकिन युद्ध के 8 महीने बाद उसी खैरसोन में रूस की सेना को सबसे ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना खैरसोन के बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा कर रही है और अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे खैरसोन से पुतिन की सेना का सफाया हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से कादिरव ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। उन्होंने चेचन लड़ाकों को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द खैरसोन से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दें और इसीलिए चेचन लड़ाकों की एक बड़ी पलटन को वहां के लिए रवाना कर दिया गया। और दावा किया गया कि इस बार भी कादिरव ने उन्हें कत्लेआम मचाने की खुली छूट दे दी थी ताकि यूक्रेन के सैनिकों को मारियोपोल में हुई जंग की तरह ही दहला दिया जाए। और वो चेचन लड़ाकों के भीषण हमलों के आगे खैरसोन में भी घुटने टेक दें। लेकिन इस बार कादिरव चूक गए। ज़ेलेंस्की के जवानों के आगे उनका सारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि इससे पहले कि चेचन लड़ाके मोर्चा संभाल पाते, यूक्रेन की मिसाइलों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। यूक्रेन की जंग में ये रमजान कादिरव के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो अपने एक एक लड़ाके को तराश कर एक हथियार में बदल देते हैं, जो जंग में सामने वाले पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ने पहले ही हमला कर दिया। कादिरव की सारी रणनीति हवा हो गई। उनके 40 से ज्यादा लड़ाकों की सांसें थम गईं और माना जा रहा है कि यूक्रेन की फौज के इस हमले के बाद कादिरव का खैरसोन जीतने का सपना भी टूट सकता है। गाजियाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। पटाखा फोड़ने पर विवाद इतना बढ़ गया कि मामूली सी कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं। विवाद तब बढ़ा जब पटाखा जलाने पर कहासुनी हो गई। फिर दो पक्षों में मारपीट होने लगी। मामला हाई प्रोफाइल सोसाइटी का था। यही वजह है कि पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। दिवाली रोशनी का पर्व है, ये दिलों को जोड़ता है, लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जहां लोग बहुत सभ्य माने जाते हैं, वहां ऐसी वारदात का होना काफी चौंकाने वाला है। उधर पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स संन्यास नहीं लेंगी, ये जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और बताया कि वो जल्द ही टेनिस कोर्ट पर वापसी करेंगी। हालांकि इसी साल अगस्त में सेरेना ने टेनिस से रिटायर होने के संकेत दिए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि यूएस ओपन 2022 उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। वृंदावन में जिस तरह लठमार होली खेली जाती है, वैसी बुंदेलखंड की लठमार दिवाली पर काफी चर्चा है, जिसको देखने के लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। ये ना किसी झगड़े का वीडियो है और ना ही ये कोई लठमार प्रतियोगिता है। ये वीडियो सामने आया यूपी के चित्रकूट से। जहां हर साल की तरह इस बार भी दिवाली अमावस्या पर लठमार होली खेली गई। जिसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। इस दौरान कई गांव से आई मौनियों ने हाथों में मोरपंख लेकर विशेष नृत्य किया और लोग ढोल नगाड़े की थाप पर झूमते नजर आए और फिर एक दूसरे पर लाठियों की बौछार की। बताया गया कि लाठी चलाने के लिए 36 तरह की विधाएं इस्तेमाल की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डर्टी बम के इस्तेमाल पर रूस को अमेरिका की चेतावनी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो यहाँ पर डर्टी बम पर अमेरिका ने चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो फिर इसके गंभीर नतीजे रूस को भुगतने होंगे, क्योंकि इसकी जद में पूरी दुनिया आएगी। जिस तरीके से रूस अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है युद्ध को देखते हुए और परमाणु बमों का इस्तेमाल भी कर सकता है, ऐसी आशंका लगातार बनी हुई है। इस बीच अमेरिका ने रूस को ये चेतावनी दी है कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो फिर रूस को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। रूसी सेना ने जंग में वैक्यूम बम गिराने की ताकत रखने वाले फ्लेम थ्रोअर सिस्टम यानी आग उगलने वाले हथियार का इस्तेमाल किया। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें इस घातक हथियार से पुतिन के सैनिक यूक्रेन की सेना पर कहर ढाते दिखे। दावा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई, जबकि उसके कई ठिकाने राख के ढेर में बदल गए।
रूस की तरफ से इस घातक हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके सैनिक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सॉन उपयोग से यूक्रेन की सेना को निशाना बनाते दिखे। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूसी सेना का ये ऐसा हथियार है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले 24 रॉकेट फायर करने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लॉन्चर से निकलते ही आग उगलते रॉकेट टारगेट की तरफ तेजी से बढ़े और पलक झपकते ही दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। रॉकेट के टारगेट से टकराने के बाद वहां कई जोरदार धमाके हुए और हर धमाके के साथ वहां आग का बवंडर उठता दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सेना ने वहां छोटा एटम बम गिरा दिया हो। दावा किया गया कि रूस का यह हमला इतना जोरदार था कि यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस हथियार से आग उगलते रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसी वजह से इस घातक हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वैक्यूम बम दागने की ताकत रखने वाले इस फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से किए गए हमले से पूरा इलाका काफी देर तक थर्राता रहा। कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जिस जगह पर भी इस घातक हथियार से निकलने वाले रॉकेट गिरे, वहां तबाही मच गई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें आग उगलने वाला यह हथियार ताबड़तोड़ रॉकेट दागता दिखा। देखने से ऐसा लगा जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो। हालांकि रूस ने यह हमला किस इलाके में किया इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह हमला कीव के नजदीक किया गया, जहां कब्जे के लिए पुतिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और इसीलिए वो अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के सैनिकों को उस इलाके से खदेड़ा जा सके। यही वजह है कि रूस ने फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। और रूसी सेना का ये आग उगलने वाला हथियार TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे T-72 टैंक पर लगाया गया है। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें T-72 टैंक आग उगलने वाले इस हथियार को लेकर तेजी से आगे बढ़ता दिखा। एक तय जगह पर पहुंचने के बाद इसमें रॉकेट लोड किए गए और फिर इशारा मिलते ही इस हथियार ने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सॉन उपयोग को ही हेल वेपन के नाम से भी जाना जाता है। रूस के इस हथियार को ऐसे ही हेल वेपन यानी नर्क का हथियार नहीं कहा जाता, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने अपने इस घातक हथियार का इस्तेमाल कीव को तबाह करने के लिए शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। रूस का दावा है कि इस हथियार से वो यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुका है, क्योंकि TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही मचती है। रूस का ये खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम भी दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं और इसी वजह से इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख में बदल जाता है। मतलब ये कि इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस ने सबसे पहले इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल खार्किव में किया था और अब वो कीव को इस बम से दहलाने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुतिन के हाथ पर इंजेक्शन का एक निशान देखा गया, जिसके बाद एक बार फिर यह बात जोर पकड़ने लगी कि पुतिन को कैंसर है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि दावा है कि पुतिन बुरी तरह बीमार हैं और इसी वजह से वो जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। यही नहीं, रूस कीव पर हमले की प्लानिंग में जुटा है और पुतिन खुद जंग के मैदान में मोर्चा संभाल चुके हैं। पिछले दिनों ही पुतिन ने रूस के रिजियान प्रांत के एक ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया था, जहां उन्होंने स्नाइपर राइफल तक चलाई थी और इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस दौरान पुतिन के हाथ पर बने इंजेक्शन के एक निशान पर पश्चिमी मीडिया ने सवाल खड़े कर दिए। दावा किया गया कि पुतिन को कैंसर है और उनके हाथ पर बना ये निशान इसकी गवाही दे रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये निशान IV ट्रीटमेंट का है, जिसे बीमारी में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी सेहत गिरती जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को खांसी के दौरे आते हैं, थोड़ी देर तक खड़े रहने पर उन्हें चक्कर आने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो यूक्रेन की सेना को पस्त करने के लिए ताबड़तोड़ हमले का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि कैंसर की वजह से पुतिन की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, उनका वजन गिरता जा रहा है। ये तक दावा किया गया कि हाल के महीनों में उनका वजन करीब 8 किलो घटा है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पुतिन को कैंसर होने का दावा किया गया हो।
इससे पहले टेलीग्राम चैनल जनरल एसवीआर ने पुतिन को कैंसर का मरीज बताया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस टेलीग्राम चैनल को चलाने वाला शख्स एक वक्त पर रूस के मंत्रियों का करीबी था। इसी वजह से उसके पास पुतिन से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां मौजूद हैं, जिनके आधार पर उसने पुतिन को कैंसर होने की आशंका जताई थी। इसके अलावा अमेरिकी मैगजीन न्यू लाइन्स ने भी दावा किया था कि पुतिन को ब्लड कैंसर है और रूस इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन भारत में उन्हें लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बहस ये हो रही है कि क्या भारत में ऐसा संभव है। भारत में ऋषि सुनक को लेकर एजेंडे वाली सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। तो क्या अगर हमारे देश में आज एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या भाजपा इसको स्वीकार करेंगे? तो यही है जो ऋषि सुनक के लिए वो ताली बजाने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्या करेंगे हमारे देश में, यही में सोचने की बात है। शशि थरूर के समर्थन में शफीकुर रहमान बर्क भी सामने आए। हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ऋषि सुनक के बहाने सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को पीएम चुना, लेकिन हमारा जोर सीएए और एनआरसी जैसे भेदभावपूर्ण वाले कानून पर है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं और फिलहाल ये मामला थमता भी नहीं दिख रहा है। 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन की सत्ता संभालेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद नया प्रधानमंत्री चुना गया और अब ब्रिटेन की बागडोर उनके हाथ में होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स से बकिंगम पैलेस में मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने देश के लोगों को संबोधित भी किया। Ready to lead our country into the future, to put your needs. ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब सबसे कम उम्र के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। महबूबा मुफ्ती के ऋषि सुनक पर किए गए एक ट्वीट पर सियासी घमासान छिड़ गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी, लेकिन अपने इसी ट्वीट में उन्होंने एनआरसी और सीएए का भी जिक्र कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को घेर लिया। लोग आज भी जो सवाल उठा रहे हैं, उनका दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड दिखाई देता है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस के बाद ठंडा खाना परोसा गया है। टीम इंडिया ने इसकी शिकायत आईसीसी से की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीसीसीआई सूत्र ये खबर दे रहे हैं कि टीम इंडिया को ठंडा खाना यहां पर दिया गया। सिडनी में ठंडा नाश्ता दिया गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और खिलाड़ियों को यहां पर ठंडा खाना दिया गया है, जिसकी शिकायत आईसीसी से की गई है। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि टीम इंडिया को खराब खाना दिया गया है और ये खिलाड़ी, क्योंकि अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है आपकी सेहत के लिए। उसके बाद जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है और भारतीय टीम का आगाज़ यहाँ पर शानदार रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम को हराया, लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है ये परेशान करने वाली भी है, क्योंकि टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस के बाद ठंडा खाना परोसा गया। टीम इंडिया ने इसकी शिकायत आईसीसी से की है। बीसीसीआई के सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं और आईसीसीआई इस मामले में क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं कि सिडनी में टीम इंडिया को ठंडा खाना यहां पर दिया गया है। खराब नाश्ते की शिकायत खिलाड़ियों की तरफ से की गई है, क्योंकि जब भी खिलाड़ी दूसरे देश में जाते हैं, इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं और ये तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी कर रहा है मेलबर्न में। अब ये जानकारी मिली है कि जो पहला मुकाबला मेलबर्न में हुआ था, उसके बाद सिडनी में अब ठंडा नाश्ता दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और इसको लेकर के खिलाड़ियों ने आईसीसी से भी शिकायत की है। यानी कि उस वक्त जब ठंडा नाश्ता दिया गया तो खिलाड़ियों ने वहां पर भी शिकायत की होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब आईसीसी से इस मामले में शिकायत की गई है। आईसीसी क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना बड़ा मुकाबला जब दुनिया भर की टीमें वहां पर होती हैं और खासकर खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम किया जाता है, उनकी देखरेख। अमृत आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमृत, ये बेहद चौंकाने वाली खबर है, पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए जसप्रीत, टीम इंडिया इस वक्त सिडनी में है। सबको पता है कि पहला मुकाबला मेलबर्न में जीतने के बाद भारतीय टीम सिडनी आ गई है, जहां 27 तारीख यानी कल भारत का मुकाबला नीदरलैंड से है। लीग मैच का दूसरा मुकाबला है। कल ये मामला सामने तब आया जब सिडनी में टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी। और प्रैक्टिस आपको पता है, प्रैक्टिस प्लेयर्स जब करते हैं तो पूरी ताकत से करते हैं और प्रैक्टिस के बाद जब भूख लगती है प्लेयर्स को
तो ऐसी खबर आई कि पहले तो वो होटल में गए, जब आईसीसी ने उन्हें पहले सैंडविच प्रोवाइड कराया प्रैक्टिस के बाद, यानी मैं ये सिडनी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब टीम पहुंची होटल, क्योंकि आपको पता है जब भी टीम ट्रैवल करती है तो सारा उसका शेड्यूलिंग आईसीसी देखता है। आईसीसी सब कुछ तय करता है कि आप प्लेयर्स को कहाँ पर रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप आईसीसी करवा रही है तो आईसीसी की गाइडलाइन में सब कुछ होगा। तो बीसीसीआई के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई जिन्होंने कहा कि फिर टीम को सैंडविच मिला है खाने को, और वो भी ठंडा सैंडविच मिला है, क्योंकि खुद प्लेयर्स परेशान थे कि इस तरह के फूड खाना खाकर वो उतने सेहतमंद नहीं रह सकते हैं कि वो अच्छे मुकाबले में खेलें। और ये अमूमन देखिए ऑस्ट्रेलिया में अमूमन पर भी पड़ता है। ये बड़ी खबर मेरे सहयोगी अमृत आनंद दे रहे थे कि वहां पर खिलाड़ियों की तरफ से शिकायत की गई है क्योंकि सिडनी में कल मुकाबला होना है, ऐसे में वहां पर ठंडा सैंडविच दिया गया है और इससे खिलाड़ियों की फॉर्म पर भी बड़ा असर पड़ता है। उधर ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दी। खराब प्रदर्शन की वजह से वेस्टइंडीज की टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में भी नहीं पहुंच पाई। इसी वजह से सिमंस ने कोच का पद छोड़ दिया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान चित्रंग का कहर बांग्लादेश में दिखा, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। इस तूफान का असर भारत में भी दिख सकता है, लिहाजा कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। आप लोग बीच पे खड़ा है, अभी कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। अभी भारी बारिश की वजह से बंगाल के निचले इलाकों में हजारों लोगों को निकाला गया। यूक्रेन की जंग में ईरान का एक और आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाएगा। इस बार यह ऐलान खुद जेलेंस्की ने किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान और रूस के बीच हजारों अरश-2 ड्रोन की डील हुई है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा सकता है। पहले से ईरान के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल रूस की फौज कई हफ्तों से कर रही है, लेकिन अब शाहिद 136 से ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा सटीक अरश-2 ड्रोन की यूक्रेन में एंट्री होने वाली है। ईरान और रूस के बीच इस ड्रोन के डील की खबर जेलेंस्की ने दी है और यूक्रेन को लगने लगा है कि ईरान से हजारों ड्रोन रूस भेजे जाएंगे। शाहिद 136 की ही तरह अरश-2 भी एक आत्मघाती ड्रोन बताया जा रहा है। यूक्रेन की टेंशन यह है कि अब तक वो शाहिद 136 ड्रोन के हमलों से ही परेशान है। अगर इससे भी खतरनाक ड्रोन जंग में उतरा तो जंग में यूक्रेन को बड़ा झटका लगेगा। शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल पिछले करीब 2 हफ्तों में बड़े पैमाने पर हुआ है। माना जा रहा है कि शाहिद 136 की कामयाबी के बाद ही रूस ने ईरान के साथ अरश-2 ड्रोन की डील की है, ताकि यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज किए जा सकें। अभी तक अरश-2 ड्रोन का इस्तेमाल किसी जंग में नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अपने हर टेस्ट के दौरान यह ड्रोन अपने निशाने को भेदने में कामयाब रहा। शाहिद 136 ड्रोन की ही तरह यह भी कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इसे ट्रैक कर पाना आसान नहीं है। और दुश्मन की पकड़ में ना आने की एक और वजह है इसकी रफ्तार। दुश्मन को चकमा देने के लिए यह बेहद कम रफ्तार से भी उड़ान भर सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पंछी गुजर रहा हो। सबसे खास बात यह कि यह 2000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकता है। इसका मतलब यह कि यूक्रेन का लगभग हर कोना इस ड्रोन की रेंज में होगा। वहीं अरश-2 ड्रोन अपने साथ 40 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। इतना विस्फोटक किसी पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी है। इसीलिए इसे शाहिद 136 से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दावा यह है कि इस ड्रोन को ईरान ने इसी साल अपनी फौज को सौंपा है। इसे खास तौर पर इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसलिए इसमें ऐसी तकनीक लगाई गई है कि इजरायल का आयरन डोम इसे छू भी न पाए। लेकिन रूस और ईरान के बीच ड्रोन की इस डील की वजह सिर्फ यही नहीं है। दावा यह है कि रूस के लिए ईरान के ये ड्रोन बेहद किफायती हैं। आत्मघाती ड्रोन होने की वजह से इनका इस्तेमाल किसी ड्रोन की तरह कम और मिसाइल की तरह ज्यादा किया जा रहा है। मतलब ये कि जो काम रूस अपनी मिसाइलों के जरिए कर रहा था, अब वही काम ईरान के ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। लेकिन ड्रोन और मिसाइल के खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए रूस को जंग का खर्च काबू में रखने के लिए इस तरह के ड्रोन की जरूरत पड़ रही है। हथियारों पर नजर रखने वाली कुछ एजेंसियों का अनुमान है कि रूस की कैलिबर मिसाइल की कीमत करीब $10 लाख है। रुपयों में यह कीमत हुई 8 करोड़ रुपए। और वहीं काम शाहिद 136 ड्रोन भी कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग $10,000 यानी करीब 8 लाख रुपए है। यानी 8 करोड़ रुपए की मिसाइल का काम केवल 8 लाख रुपए में हो रहा है। इसी तरह रूस की टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल भी जंग के शुरुआती महीनों में बड़े पैमाने पर किया गया था। एक टॉमाहॉक मिसाइल की कीमत लगभग $20 लाख है, यानी करीब 16 करोड़ रुपए। जबकि अरश-2 ड्रोन के लिए रूस को खर्च करने पड़ेंगे केवल $50,000 यानी करीब 40 लाख रुपए। जो काम 16 करोड़ की टॉमाहॉक मिसाइल के जरिए हो सकता है, वही काम ईरान का 40 लाख रुपए का ड्रोन भी कर रहा है। मतलब यह कि जितना खर्च एक मिसाइल चलाने में आता है, उतने ही खर्च में रूस की फौज यूक्रेन पर 50 से 100 ड्रोन बरसा सकती है।
जो मिसाइलों से कहीं ज्यादा तबाही की वजह बन सकते हैं। लेकिन ईरान और रूस के बीच की ये डील नए रिश्ते भी गढ़ रही है। माना जा रहा है कि ईरान ने अपने ड्रोन रूस को देने के बदले एक बड़ी डील की है। ऐसी डील जिसके तहत रूस कुछ बड़े हथियार बनाने के मामले में ईरान की मदद करेगा। ईरान को लंबे वक्त से ऐसे सहयोगी की जरूरत थी, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन बनाने की तकनीक तो है, लेकिन वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अब तक नहीं बना पाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की मदद करने पर रूस ने सहमति जताई है। हालांकि अब तक ईरान या रूस की तरफ से ऐसी किसी डील पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अचानक दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से कयास लगने शुरू हो गए हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच की डील की खबरों में भी दम दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां आग लगने की वजह से एक प्लास्टिक गोदाम जलकर राख हो गया, जिससे उठने वाली लपटों को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दी। वहां से आए एक वीडियो में गोदाम से उठती लपटें आसमान छूने को बेताब नजर आई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। आग को बढ़ता देख आसपास के लोगों की चिंता भी बढ़ गई। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त गोदाम में कोई मौजूद नहीं था। उधर घटना की जानकारी मिलते ही वहां दमकल विभाग की एक टीम पहुंच गई, लेकिन वो आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई, क्योंकि जो गोदाम हादसे का शिकार हुआ वहां तक जाने वाली गली काफी संकरी थी। इसकी वजह से वहां दमकल की गाड़ियां पहुंच ही नहीं पाई। हालांकि दमकल की टीम ने कुछ छोटी गाड़ियों की मदद लेकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गया। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दुनिया भर में दिखा। इस दौरान भारत में मंदिर बंद कर दिए गए, जिसका असर उत्तराखंड में भी दिखा, जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धाम के कपाट बंद कर दिए गए। श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया गया। शाम को सूर्य ग्रहण खत्म होने पर पूजा पाठ के बाद सभी मंदिर खोल दिए गए। गाजियाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। पटाखा फोड़ने पर विवाद इतना बढ़ गया कि मामूली सी कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं। विवाद तब बढ़ा जब पटाखा जलाने पर कहासुनी हो गई, फिर दो पक्षों में मारपीट होने लगी। मामला हाई प्रोफाइल सोसाइटी का था। यही वजह है कि पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिवाली रोशनी का पर्व है, ये दिलों को जोड़ता है, लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जहां लोग बहुत सभ्य माने जाते हैं, वहां ऐसी वारदात का होना काफी चौंकाने वाला है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली है। किम ने कुछ दिनों पहले ही बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया था, लेकिन खबर है कि अब वो किसी भी समय परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि किम अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही उत्तर कोरिया ने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिनमें परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं। और इन परीक्षणों के बाद से ही ये माना जा रहा है कि किम परमाणु हमले की तैयारी में जुटे हैं। 경축사에서 밝혔듯이 우리 정부는 담대한 구상을 통한 정치 경제적 इस साल की शुरुआत से अब तक उत्तर कोरिया ने अलग अलग तरह की कई मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। किम की परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बीच दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया है। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बताया गया कि पटाखा फोड़ने के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। लेकिन इसी बीच हंगामा कर रहे लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, जिसमें पुलिस का एक अधिकारी बाल बाल बच गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां तैनात कर दी गईं ताकि इस हंगामे को तुरंत खत्म कराया जा सके। हालમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। इस दौरान न केवल कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, बल्कि उनमें कुछ को आग के हवाले भी कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आगरा में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जमकर लात घूंसे चल रही है। आगरा में मामूली बात को लेकर लड़कों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना फतेहाबाद इलाके का है, जहां पर कुछ लड़कों की आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चलने लगे। मौके पर मौजूद किसी ने भी इस मारपीट को रोकने की कोशिश नहीं की। सड़क पर संग्राम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वाला मामला सामने आया, वहां देसी बम फटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने वहां से एक जिंदा बम भी बरामद किया। हम लोग उसका छानबीन करके उसको अरेस्ट करेंगे। बताया गया कि बम रेलवे ट्रैक के किनारे छिपाए गए थे। बच्चों ने उसे गेंद समझकर उठा लिया और धमाके की चपेट में आ गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उसमें कुछ लड़के सड़क पर पटाखों से स्टंटबाजी करते नजर आए। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लड़के एक दूसरे पर पटाखे छोड़ते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के सड़क के बीचों बीच आतिशबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां से एक मोटरसाइकिल गुजरती नजर आई। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक रॉकेट उड़ते हुए उस मोटरसाइकिल के पास जा पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि रॉकेट मोटरसाइकिल के आगे बढ़ने से पहले ही जमीन पर गिर गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और लोग रॉकेट से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन आतिशबाजी कर रहे लड़के नहीं माने और वो पटाखों से स्टंटबाजी करते रहे। इसी बीच एक रॉकेट वहां खड़े लड़के पर जा गिरा। हालांकि वो रॉकेट की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। गूगल पर एक हफ्ते में दूसरी बार जुर्माना लगाया गया। उस पर प्ले स्टोर में मनमानी के आरोप पर सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कार्रवाई की और इस बार गूगल पर 936 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही सीसीआई ने गूगल को काम करने के तरीके में सुधार लाने का भी निर्देश दिया ताकि ग्राहकों को सीधा फायदा मिल सके। हाल ही में उस पर 1338 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। खबर यूपी के आगरा से, जहां एक सांड की गर्दन में साइकिल फंस गई, जिसके बाद सांड अपने गले से साइकिल को निकालने के लिए इधर उधर भागने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर खड़ी इस साइकिल में सांड ने टक्कर मारी थी और फिर ये साइकिल उसके गले की हड्डी बन गई। गर्दन में फंसी साइकिल लेकर सांड इधर उधर दौड़ने लगा और उसे गले से निकालने की पूरी कोशिश की। सांड के इधर उधर भागने से लोग दहशत में आ गए। बीच सड़क पर सांड का ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन जब साइकिल उसकी गर्दन से बाहर नहीं निकली तो वो थक हार कर बैठ गया और शायद मदद का इंतजार करने लगा। जिसके बाद कुछ लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद सांड के गले से साइकिल को निकाला। यूक्रेन पर होने वाले रूस के सबसे बड़े हमलों की प्लानिंग एक ऐसी टीम कर रही है जिसमें सेना के अफसर नहीं बल्कि कुछ इंजीनियर हैं। यही टीम तय करती है कि यूक्रेन के किस हिस्से में कब और कितने बड़े हमले करने की जरूरत है। जिससे जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। खोजी पत्रकारिता करने वाली रूस की कुछ वेबसाइट दावा कर रही हैं कि इंजीनियरों की एक टीम के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही टीम यूक्रेन में पुतिन के टारगेट चुनती है। इसी टीम के इशारे पर रूस की फौज अपनी सबसे महंगी मिसाइलें दागती है। दावा यह है कि अब तक 3 बड़े हमले यूक्रेन पर रूस की तरफ से हुए हैं और उन 3 हमलों ने यूक्रेन को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। यूक्रेन को अब तक हुए कुल नुकसान में 40% उन 3 हमलों में ही हुआ था। वेबसाइट ने दावा किया है कि इन तीनों हमलों के पीछे पुतिन की उसी स्पेशल आर्मी का दिमाग है। ये ऐसी आर्मी है जिसका काम करने का अंदाज सेना की किसी यूनिट जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये यूनिट बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। बल्कि दावा तो यह है कि इस टीम के कई लोग तो वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियों के लिए ही काम किया करते थे। लेकिन अब इनकी भूमिका असली जंग के मैदान में खेलने की है। दावा यह है कि इंजीनियरों की ये टीम परंपरागत तरीके से बिल्कुल नहीं सोचती, इसीलिए ये कई मायनों में सेना से भी ज्यादा असरदार है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दावा किया जा रहा है कि ये टीम हैकिंग में महारत रखती है। ऊपर से डार्क वेब से इनका दोस्ताना गहरा है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जानकारियां ये चुटकी में निकाल लेते हैं। इसीलिए यूक्रेन में कब और किसे टारगेट करना चाहिए, पुतिन की तरफ से यह तय करने का काम इस टीम को दिया गया है। फोन कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की मदद से बेहद खुफिया तरीके से अपने टारगेट चुनते हैं। फिर उस जगह की सटीक जानकारी केवल जीपीएस के तौर पर सेना तक पहुंचाते हैं। दावा है कि सेना तक ये जानकारी केवल एक खास मेमोरी कार्ड में पहुंचती है। उस कार्ड को सीधा मिसाइल के प्रोग्राम में डाला जाता है। मतलब ये कि मिसाइल दागने वाली टीम को भी ये पता नहीं चलता कि मिसाइल कहां गिरेगी। और पुतिन की यही स्पेशल टीम है जो रूस के आक्रमण को ज्यादा धारदार बनाती है। पता चला है कि इस टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें बेहद खुफिया लोकेशन पर रखा जाता है ताकि किसी की भी लोकेशन की दुश्मन को भनक न लग पाए। इनके काम करने का अंदाज बहुत कुछ खुफिया एजेंसियों की तरह है। मतलब ये कि न तो इनकी कोई वर्दी है और न ही कोई प्रोटोकॉल। बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखने वाले ये लोग पुतिन की सबसे खास आर्मी का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि इनके परिवार और सबसे करीबी लोगों को भी इनके काम की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा इन्हें फौज के सबसे ताकतवर अधिकारियों से भी ज्यादा दी जाती है। दावा है कि 3 हिस्सों में इस टीम को बांटा जाता है, वो भी इसलिए कि अगर किसी एक की लोकेशन दुश्मन तक पहुंच भी जाए तो भी बाकी टीम को बचाया जा सके। पता चला है कि इस टीम में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो रूस की नौसेना में रह चुके हैं। इन्हें फौज के तौर तरीकों की भी खबर है। इंडोनेशिया में एक नाव में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नाव में 240 लोग सवार थे, जिनमें 226 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि रेस्क्यू के दौरान तेज लहरों की वजह से बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। तुर्की ने एक बार फिर इराक में एयर स्ट्राइक की
और 9 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकवादी कहता है, जिन्हें मारने के लिए पिछले कुछ महीनों से वो लगातार इराक में एयर स्ट्राइक कर रहा है। और एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो जारी करके उसने फिर से कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। वीडियो में तुर्की का लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरकर इराक की हवाई सीमा में घुसता दिखा, जिसके बाद उसने टारगेट पहचाना और उस पर बम गिरा दिया। पिछले 10 दिन में यह दूसरी बार है जब तुर्की धड़ल्ले से उत्तरी इराक में घुस गया और वहां एयर स्ट्राइक की। कुछ दिन पहले भी वो इसी तरह से इराक के उत्तरी हिस्से में घुस गया था, जिसके बाद इराक ने तुर्की की हरकत पर आपत्ति जताई थी और एयर स्ट्राइक में मासूम लोगों की जान जाने का दावा किया था। यह तक आरोप लगा कि तुर्की ने उत्तरी इराक में केमिकल बम गिराया था, जिससे उत्तरी इराक के स्थानीय लोगों को दिक्कत हुई। इराक ने एक दर्दनाक वीडियो भी जारी किया और इसे तुर्की के खिलाफ सबूत बताया। केमिकल बम का नाम सुनकर दुनिया भी डर गई थी, क्योंकि रूस पर यूक्रेन जंग में इनके इस्तेमाल का आरोप लगा था। लेकिन तुर्की बेफिक्र रहा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद तुर्की ने दावा किया कि उसने फिर से उत्तरी इराक में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लोगों को तुर्की आतंकी बोलता है और दावा करता है कि उत्तरी इराक में उनके ठिकाने हैं, जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए उसे एयर स्ट्राइक करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके से वो आसानी से सीरिया जा सकते हैं और फिर वहां से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक अनियंत्रित कार ने 7 साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे की ये तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में एक लड़की अपने घर के बाहर खड़ी नजर आई। इसी बीच मेन रोड से काली कार गली से अंदर आती दिखाई दी, लेकिन ये कार मुड़ते ही अनियंत्रित हो चुकी थी। लिहाजा सड़क किनारे खड़ी लड़की कार की चपेट में आ गई और वो लड़की नीचे गिर पड़ी और गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गई। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुक पाई। ये पूरी घटना वहाँ एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोग लड़की को उठाने के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि इस हादसे में लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक चर्च के पादरी पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा और जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली, वो चर्च पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। आरोप है कि चर्च के पादरी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बताया गया कि लोगों को 10,000 रुपए का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। उधर हरियाणा के कैथल में पराली जलाने वाले किसानों को नसीहत दी गई, क्योंकि वहां लगातार पराली जलाने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। लगातार मॉनिटरिंग अब जारी है, आज से और टाइट मॉनिटरिंग होगी। हालांकि इसके साथ किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में भी प्रशासन की टीम बता रही है। चीन को उसकी जगह दिखाने के लिए अमेरिका और जापान अगले महीने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये सैन्य अभ्यास अमेरिका और जापान का होगा, लेकिन उन्हें चीन के दूसरे दुश्मनों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का भी पूरा साथ मिलने वाला है, ताकि हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में सबकी नाक में दम किए बैठे चीन को डराया जा सके। उसे ये दिखाया जा सके कि अगर वो अपनी दादागिरी से बाज नहीं आया तो फिर उसे अमेरिका और उसके साथी मिलकर जवाब देंगे। इसके लिए अमेरिका और जापान की सेना के करीब 36,000 सैनिक, पानी के 30 जहाज और 370 विमान 10 से 19 नवंबर तक चीन को अपना दमखम दिखाएंगे। कनाडा भी पानी के अपने 2 जहाज और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन अपना एक जंगी जहाज इस ड्रिल में भेजेंगे। लेकिन इस ड्रिल की जिस बात से चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगने वाली है वो है उसकी लोकेशन। ये ड्रिल जापान के दक्षिण पश्चिमी टापुओं पर भी होने वाली है, जिनमें एक टापू है तोकुनोशिमा। तोकुनोशिमा टोक्यो से ज्यादा ताइवान की राजधानी ताइपे के करीब है और ताइवान चीन की दुखती रग है, जिसे दबाकर जापान उससे हिसाब बराबर करना चाहता है। बीते कुछ वक्त से चीन ने जापान के लिए मुसीबत खड़ी की हुई है। इसलिए जापान ने साल 2027 तक अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। जापान की तैयारी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपना हथियार बनाने की है। वहीं जापान अपनी सेना को अटैक ड्रोन से भी लैस करने की कोशिश में है। अब तक जापान की सेना ड्रोन को जंग के मैदान का अहम हथियार नहीं मानती थी, लेकिन यूक्रेन की जंग में तुर्की के बारख्ताश और ईरान के शाहिद ड्रोन ने जिस तरह अपना लोहा मनवाया है, उससे जापान ने भी अब स्ट्रेटजी बदल ली है। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को चाकू मार दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा पर जबरदस्त मारपीट करते नजर आए। आरोप है कि बदमाश टोल प्लाजा में फास्टैग की लाइन में लगकर नकद देने की मांग पर अड़ गए, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पहले तो टोल प्लाजा के लोगों से मारपीट की और फिर एक कर्मचारी को चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। हालांकि घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई।
जिसके बाद पुलिस वालों ने बदमाशों का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उन्हें धर दबोचा, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के काफिले पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आए। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के जवान रूस के टैंकों पर गोलों की बरसात करते दिखे। इस वीडियो में खेतों के रास्ते रूस के कई टैंक गुजरते नजर आए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दुश्मन उन पर पहले से नजर बनाए हुए। रूस की सेना का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, यूक्रेन की फौज ने उस पर कई मिसाइलें दाग दी, जिनमें रूस की सेना के कई टैंक तबाह हो गए। हालांकि वहां मौजूद कुछ टैंक भागने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन की सेना लगातार उन पर तोपों से हमले करती रही। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में रूस के 10 टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट में 2 जगहों पर डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान को डेंगू होने के बाद बीएमसी के अधिकारी इंस्पेक्शन करने उनकी सोसाइटी पहुंचे थे। बीएमसी के मुताबिक इंस्पेक्शन के समय सलमान के घर में तो नहीं, लेकिन बिल्डिंग में 2 अलग अलग जगहों पर डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। तो यहाँ पर बीएमसी की टीम इंस्पेक्शन के लिए पहुंची और मुंबई में डेंगू का डर बढ़ चुका है, मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और हाल ही में सलमान खान को भी डेंगू हुआ है। ऐसे में उसके बाद बीएमसी की टीम सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुंचती है। 2 जगह पर डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान को डेंगू होने के बाद ये बीएमसी के अधिकारी इंस्पेक्शन करने यहां पर पहुंचे थे। बीएमसी के मुताबिक इंस्पेक्शन के समय सलमान के घर में तो नहीं, लेकिन बिल्डिंग में 2 अलग अलग जगहों पर डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। परमाणु युद्ध की गहराती आशंका के बीच जेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही रूसी राष्ट्रपति कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। और अगर उन्होंने एटम बम गिरा दिया तो फिर यूक्रेन का तबाह होना तय है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में पुतिन को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ रही है, जिससे वो आग बबूला हैं और इसी बौखलाहट में वो बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं, जिसका जवाब इस बार जेलेंस्की ने भी दिया। पुतिन को सबक सिखाने के लिए या यूं कहें कि पुतिन को काबू करने के लिए जेलेंस्की ने भी रूस पर परमाणु हमले की धमकी दे दी। यानी अगर पुतिन की सेना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगी तो उसे यूक्रेन से भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जेलेंस्की ने यह धमकी पश्चिमी देशों से मिल रहे लगातार समर्थन के दम पर दी। उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाने की भी अपील की, ताकि पुतिन की सेना की कमर तोड़ी जा सके। जेलेंस्की ने दलील दी कि 8 महीनों से ये युद्ध यूरोप की धरती पर हो रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य है या नहीं। यानी जेलेंस्की ये चाहते हैं कि पश्चिमी देश अब रूस से आर पार की लड़ाई लड़े। उनके मुताबिक अगर यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो उनके सहयोगी देश भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बात की आशंका है कि पुतिन काला सागर में परमाणु बम से धमाका कर सकते हैं, जिससे सुनामी का खतरा बढ़ेगा और यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो जाएंगे। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल से पहले रूसी सेना अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण भी कर रही है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पुतिन बेहद खतरनाक हमलों का प्लान बना रहे हैं और उनके इसी प्लान ने जेलेंस्की को खौफ से भर दिया है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को भरोसा है कि हर बार की तरह इस बार भी पश्चिमी देश उनके लिए ढाल बनेंगे। मतलब ये कि पुतिन के परमाणु हमले के जवाब में रूस पर भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो खुद अमेरिका से बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके लिए उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को आगे कर दिया है। बीते 3 दिन में रूस के रक्षा मंत्री 2 बार अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात कर चुके हैं, ताकि 8 महीने पूरे कर चुकी यूक्रेन की जंग से किसी तरह पीछा छुड़ाया जा सके। कहने का मतलब यह कि जो रूस पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, उसके तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। वो किसी तरह यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए अमेरिका और नेटो से बीच बचाव कराना चाह रहा है। इसलिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हाथ पैर मार रहे हैं और उन्होंने अब अचानक अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर को सर्गेई शोइगु ने 5 महीने बाद पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की और इसके 2 दिन बाद उन्होंने एक बार फिर लॉयड ऑस्टिन को फोन मिला दिया। माना जा रहा है कि यह कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर हमला करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। यूक्रेन के दक्षिण में बसे खैरसोन और पूर्वी यूक्रेन में लगभग 2 महीने से रूस को एक के बाद एक जबरदस्त झटके लग रहे हैं।
इसलिए पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और दावा है कि इसलिए वो यूक्रेन से निकलने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रूस ने सनसनीखेज दावा भी किया। उसका कहना है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर जानबूझकर एक डर्टी बॉम्ब फोड़ने की फिराक में है ताकि उसका ठीकरा रूस पर फोड़ सके। और डर्टी बम वो बला है जो परमाणु बम तो नहीं, लेकिन परमाणु बम से कुछ खास कम भी नहीं। डर्टी बम डायनामाइट जैसे बारूद और रेडियो एक्टिव पाउडर का ऐसा मिक्सचर होता है कि जैसे ही बारूद फटता है, जोरदार धमाका आसपास के चप्पे चप्पे में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैला देता है। हालांकि रूस ने इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए, इसलिए अमेरिका ने इस दावे को रूस की ही जंग को और भड़काने की साजिश बताया। मतलब रूस फालतू का हल्ला मचाने में लगा है कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने वाला है ताकि वो खुद यूक्रेन पर जोरदार हमला कर सके। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश काफी वक्त से कह रहे हैं कि रूस खुद अपनी जमीन पर हमला करके उसका आरोप यूक्रेन पर लगाने की कोशिश में है ताकि रूस को बहाना मिल जाए और उस फर्जी हमले का बदला लेने के लिए वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि रूस यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब फोड़ने की बातें करके चाल चलने में लगा है। और इस चाल में रूस सिर्फ अमेरिका को ही फंसाने की कोशिश में नहीं है, बल्कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नेटो के दूसरे बड़े सदस्यों से भी बात करने में लगे हैं। वो तुर्की के रक्षा मंत्री, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री से भी 2 दिन पहले बात कर चुके हैं। यानी एक तरफ पुतिन परमाणु बम की हुंकार भर रहे हैं और पर्दे के पीछे उनके रक्षा मंत्री यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए जमीन आसमान एक करने में लगे हैं। लेकिन बात यह है कि पुतिन रूस को कायर नहीं दिखाना चाहते। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि उनके रक्षा मंत्री ने नेटो से बातचीत शुरू कर दी है ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। हालांकि जरूरी नहीं कि यह पुतिन की जंग से छुटकारा पाने की तरकीब ही हो, बल्कि यह उसका यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ने का पैतरा भी हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेटो देशों से बात शुरू करके रूस दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसने तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक को चिताया था, लेकिन सबने उसे हल्के में लिया। इसलिए मजबूरी में उसे अपना ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु बम दागना पड़ा। सीसीटीवी में एक लड़की अपने घर के बाहर खड़ी नजर आई। इसी बीच मेन रोड से काली कार गली से अंदर आती दिखाई दी, लेकिन ये कार मुड़ते ही अनियंत्रित हो चुकी थी। लिहाजा सड़क किनारे खड़ी लड़की कार की चपेट में आ गई और वो लड़की नीचे गिर पड़ी और गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गई। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुक पाई। ये पूरी घटना वहाँ एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोग लड़की को उठाने के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि इस हादसे में लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई। मेदवेदेव ने अपने देश के हथियार बनाने वाली कंपनियों को बड़ी धमकी दे दी। खबरों के मुताबिक उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हथियार बनाने में कमी की गई तो ऐसा करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यूक्रेन के हथियारों का भंडार तो पश्चिमी देश भर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से नए हथियार बनाने में रूस को पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि 8 महीने की जंग में रूस ने बड़ी संख्या में अपने हथियार खो दिए। खासतौर पर उसके टैंकों का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। पहले जैवलिन मिसाइलों ने पुतिन के टैंकों के परखचे उड़ाए और अब अमेरिका के ही दिए हाई मार्च से निकले रॉकेट रूस के टैंकों को तिनके की तरह तोड़ रहे हैं। दावा किया गया कि अब तक की जंग में रूस के 1400 से ज्यादा टैंकों की बलि चढ़ चुकी है और इसी वजह से दिमित्री मेदवेदेव रूस की हथियार कंपनियों को धमकाने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि रूस के पास हथियारों का ऐसा अकाल पड़ गया है कि वो जंग में सोवियत संघ के जमाने के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और इसी बात ने पूरी दुनिया के सामने पुतिन की पोल खोलकर रख दी, जो अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली होने का दावा करते थे। लेकिन अब वही ताकतवर फौज यूक्रेन की जमीन पर पिट रही है। माना जा रहा है कि इसी बात ने पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव को इतना परेशान कर दिया कि वो अपने ही लोगों को धमकाने पर उतर आए और ऐसा उन्होंने तब किया जब वो टैंक बनाने वाली एक कंपनी के दौरे पर पहुंचे थे। वहां बड़ी संख्या में T-72B3 और T-90M टैंक तैयार होते नजर आए। दावा किया गया कि इसी दौरे में दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि रूस में हथियार बनाने का काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जंग अब भीषण होती जा रही है और रूस की सेना को अगर जेलेंस्की की फौज को जवाब देना है तो उसे पहले से भी ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए मेदवेदेव ने रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों को दिन रात काम करने की चेतावनी दे दी। इसके साथ ही रूस हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए ईरान जैसे देशों से बड़ी डील भी कर रहा है।
और उसी के तहत रूस को शाहिद 136 जैसा घातक ड्रोन भी मिला है। ईरान के इस ड्रोन ने कीव समेत दुनिया के कई शहरों को निशाना बनाया था। इस ड्रोन से दागी गई ताकतवर मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों की नींद उड़ा दी। अब दावा किया जा रहा है कि रूस ईरान से 2400 शाहिद 136 ड्रोन की दूसरी खेप भी मंगाने जा रहा है। इतना ही नहीं, वो ईरान से छोटी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी खरीदने जा रहा है, जबकि पुतिन उत्तर कोरिया से तोप के गोले भी मंगाएंगे। यानी उनकी सेना की हालत इतनी खराब है कि उसकी तोपों के लिए गोले तक नहीं बचे। माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट में दिमित्री मेदवेदेव ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को जेल तक की धमकी दे दी।